दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि जल्द ही झारखंड प्रवक्ता की परीक्षा होने वाली है और उसी से संबंधित हम लोग आज 150 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि उस परीक्षा में हम लोगों का सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी के 150 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न आएंगे। सामान्य अध्ययन क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें आप लोगों को 33% मार्क्स प्राप्त करना है। उसमें 40 प्रश्न जो है 20 प्रश्न हिंदी व्याकरण के हैं और 20 प्रश्न जो है पैसे से संबंधित है। और जहाँ तक प्रश्नों की गुणवत्ता की का सवाल है कि उसमें से आप लोग जो है 40 प्रश्नों में 33 प्रश्न कर ही ले जाएंगे और सामान्य अध्ययन के 15 से 20 प्रश्न हैं और रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं और कंप्यूटर के कुछ प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न झारखंड स्पेशल के हैं, उसमें कुछ मैथ के प्रश्न हैं। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेक्शन जो है जो होगा वो आपके साहित्य वाले पोर्शन से होगा। तो ये 150 प्रश्न का जो है प्रैक्टिस सेट है। जैसा प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा सेम उसी पैटर्न पर ये बना है, आप लोग ध्यान से करिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है। पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा साथ दीजिएगा, आगे चीज़ें स्पष्ट हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो सबसे कम योग्यता कौन रखता है? तो यहाँ देखिए राम है। तो कारक आप लोग जानते हैं 8 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो उनमें जो है सबसे इनमें कौन सी योग्यता कम रखता है? तो राम, रावण। तो राम जो है देखिए कर्ता का राम ने और रावण को कर्म। इसमें देखिए पुत्र, दशरथ के पुत्र, दशरथ के पुत्र जो है काके की संबंध कारक का है, तो इसमें सबसे कम योग्यता यही रखता है पुत्र। प्रश्न विकल्प चुनकर सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए और वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द क्या कहलाते हैं? वाक्य से अलग रहने पर शब्द हैं, वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर क्या कहलाते हैं? वाक्य में प्रयुक्त पद हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? अविकारी मतलब, विकारी का मतलब होता है शब्द हैं, एक विकारी होता है, अविकारी। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। इनमें जो है परिवर्तन होता है। लेकिन अविकारी शब्द अव्यय, तो इसमें अव्यय जो होते हैं, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। तो इसमें अब देखिए तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्या है। गाय, तुम्हारा, सीता। गाय भी देखिए है, तुम्हारा भी है, सीता भी है विकारी। तो ये अचानक जो है अविकारी शब्द है। आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणा में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? किस तिथि को दिए? दिसंबर 1957 को, दिसंबर 1957 को। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न।
प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फंक्शनल हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज, वर्किंग हिंदी और नेशनल लैंग्वेज। तो प्रयोजन मूलक को क्या कहते हैं? फंक्शनल लैंग्वेज इसे कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ये कार्यालयी भाषा होती है। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज कार्यालयी भाषा होती है। वर्किंग हिंदी मतलब और ये नेशनल लैंग्वेज जो है राष्ट्रीय, मतलब कि राष्ट्रभाषा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि रूपांतरण के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं इसके, एक विकारी होते हैं, एक अविकारी होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये हो गए विकारी, और अव्यय जो होते हैं ये अविकारी शब्द हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्न में से एक कथन असत्य है। क्या असत्य है ये बताना है। नगद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती, ये सही बात है। ऑनलाइन लेन देन के लिए नगद की आवश्यकता क्या होती है? दुकान और प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही बात है। धन और श्रम और समय की बचत होती है, सही बात है। वस्तु और भौतिक पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता नहीं, भौतिक ज्ञान नहीं हो पाता है, पारभाषिक होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रारूपण का अर्थ क्या है? प्रारूपण व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी पत्र लेखन, हस्ताक्षरित पत्र, सरकारी कार्यालय विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा और प्रार्थना पत्र। तो ये होता है सरकारी, मतलब ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या होता है? ये ड्राफ्टिंग का मतलब सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र, कच्चा मसौदा जो होता है ये होता है प्रारूपण। ड्राफ्टिंग ही होता है, रफ वर्क, कच्चा मसौदा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है ये। उच्चारण के स्थान पर य का अर्थ क्या है? यह क्या है? तो जैसे तालव्य, च छ ज झ इया हो गया तालव्य, ठीक है। और कंठ जान ही रहे हैं, आ और क ख ग घ ङ अकुह, और ह अकुह विशीर्णम कंठ, और उ प फ ब भ म, ये हो गया ओष्ठ। अब मूर्धा री ट ठ ड ढ अड़, मूर्धा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार का प्रयोग पूछ रहा है, तो देखिए संशोधन कैसे लिखा जाता है। यहाँ देखिए संशोधन लिखना चाहिए, इस तरह संशोधन होना चाहिए था, इसके ऊपर स के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ गलत लिख दिया है। ठीक, और उसके बाद देखिए गणतंत्र होना चाहिए,
गणतंत्र भी गलत लिख दिया, गणतंत्र भी गलत लिख दिया। तब पे होना चाहिए अनुस्वार। यहाँ देखिए सी वाला जो संयुक्त में सही लग रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्न में से निम्नलिखित विद्वानों की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? देखिए, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के संपादन संपन्न हुआ। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? ये थे काका कालेलकर। मतलब नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक ये काका कालेलकर थे। और देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती हैं, और इसकी विशेषता है कि देवनागरी जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, और इसकी पहचान क्षैतिज रेखा से है, शिरोरेखा कहते हैं। और संस्कृत है, पाली है, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली और देवनागरी भाषाएं जो होती हैं ये सब जो है मतलब नागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। कौन कौन एक बार देख लेते हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली आदि भाषाएं जो क्या हैं ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक, अब हम लोग 13वें प्रश्न पे आते हैं अपने। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? देखिए, हिंदी में अधिकांश शब्द जो है संस्कृत भाषा से आए हैं। तो हम लोग देते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी, फिर हिंदी। तो ये विकास जो प्रक्रिया है, तो और बाद में क्या हुआ, बाद में जो आगत शब्द आए जो बाहर से आयातित हुए, जैसे फारसी से भी कुछ शब्द आए, अंग्रेजी, उर्दू, मतलब ये विदेशी भाषा से भी शब्द आए। ठीक, अब आगे देखते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये थे सुनीत कुमार चटर्जी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। भाषा लिपि सुधार समिति में जब ये अपनी संस्तुति दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि देवनागरी अंकों के स्थान पर जो है रोमन अंकों का इन्होंने रोमन लिपि वर्णात्मक होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में समझी जाती है। इनका कहना था कि जो रोमन लिपि है वह वर्णात्मक है और संसार की वही सर्वोत्तम लिपि है। और देवनागरी लिपि क्या है, ये अक्षरात्मक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, विवादित भी रहा है। कहीं 18 बोलता है, कहीं 17 बोलता है, लेकिन ये जो है कितनी बोलियां हैं, 17 ही आप लोग लगाइएगा। ये कई बार पूछा है। 17 बोलियां कौन कौन सी हैं आती हैं, इनमें देख लेते हैं। कौरवी खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा, हरियाणवी इसी को बांगरू कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी है, जयपुरी, मेवाती और मालवी, कुमायूनी, गढ़वाली और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही और भोजपुरी और मैथिली। कभी कभी जो है दक्कनी को भी ये लोग शामिल कर लेते हैं, इसीलिए इसकी संख्या जो 18 पहुंच जाती है। और मुख्य रूप से जो हम लोग को 17 ही याद करना है, और ये अगर एग्जाम में आएगा 17 ही लगाना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषाओं में कौन किसका उल्लेख नहीं है? तो 22 भाषाओं में किसका उल्लेख नहीं है? तो अंग्रेजी का उल्लेख इसमें से नहीं है। कोंकणी, संस्कृत है, पंजाबी है, सब है। तो जब भारतीय संविधान बना तो 8वीं अनुसूची में शुरू में 24 भाषाएं थीं। 24 भाषाएं थीं, जिसमें जो है 3 बार जो है संशोधन हुआ है। एक बार जो है 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, और उसके बाद एक बार 1992 में संविधान संशोधन हुआ, फिर एक बार जो है 2003 में संशोधन हुआ। ठीक,
फिर आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किस के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी? अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। और महात्मा गांधी जो है हिंदी के विकास के लिए किस दक्षिण भारत में जो है महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए इन्होंने भेजा था। और वहीं जो है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा मद्रास में जो है मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद उपबंध में यह कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों तक की अवधि के लिए संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि झारखंड में आपको भाषा विज्ञान और साहित्य में काव्य और गद्य ये पढ़ना है। कुछ टेक्स्ट बुक लगे हैं, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, लेकिन भाषा विज्ञान का रोल बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम लोग देखते हैं ये अनुच्छेद 343 2 जो है सब क्लास 2 उपबंध यह करता है कि संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों की अवधि तक संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। कहा गया कि इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ के में 1950 से लेकर 15 वर्षों तक, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उसके बाद कहा गया कि संविधान के लागू होने के 1965 तक जो है शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी साथ साथ होता रहेगा। और अभी इसमें जो है एक अनुच्छेद और इम्पॉर्टेंट है 343(1). देखिए 343(1) है, ये क्वेश्चन कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का प्रयोग भारतीय मानक अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रूप जो होगा उसको जो है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और देखिए अनुच्छेद 351, ये GDC 2018 में पूछा जा चुका है सवाल कि इसमें कहा गया था कि भारतीय संघ का एक कर्तव्य के रूप में हिंदी भाषा के प्रचार एवं उत्थान के लिए उल्लेख किया गया। मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित राज्य का यह कर्तव्य होगा जो कार्य करें, उल्लेख किया गया है। ठीक, अब देखिए 19 राजभाषा आयोग के गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आंसर हो गया ए, यानी बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। और राजभाषा आयोग का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 344 में, तो ध्यान रखिएगा। और 344(a) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन, 7 जून 1955 को जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। कब? 7 जून, ध्यान रखिएगा 7 जून 1955, 7 जून 1955 को जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न अब देखते हैं कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो कार्यालय की हिंदी है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? उसकी भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए, सीधे सीधे अर्थ दें इसमें। तो काव्यशास्त्र में हम लोग देते हैं शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा।
अब 21वां देख लेते हैं प्रश्न। तो अवहट्ठ में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ठीक, अवहट्ठ में शिक्षा के लिए कौन सा शब्द मिलता है? ये शिक्षा, शिक्षा शब्द है ना, शिक्षा, शिक्षा जो मिलता है अवहट्ठ, ये आदिकाल की जो है हिंदी साहित्य में आदिकाल की भाषा थी। और अब अपभ्रंश का जो जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ठ, तो मतलब कि अपभ्रंश के जो परवर्ती रूप था उसे क्या करते थे? अवहट्ठ कहते थे। और 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जो अपभ्रंश की रचनाएं हुई उनमें से भाषा अवहट्ठ थी। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक की भाषा अवहट्ठ थी। जैसे विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की भाषा क्या थी? अवहट्ठ। ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। तो इसमें अवधि का जो है उदाहरण चुनना है। तो एक माँ के 2 धिवाड़े आछे, एक भाई के 2 बेटे छे, एक मनई के 2 बेटवे रहीन। रहीन ना आया ना? तो इसमें देखिए ये सी वाला इसका सही है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पर, मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। क्या नहीं है? मैथिली कहाँ कहाँ मतलब कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैथिली का? मैथिली का प्रयोग तो दरभंगा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और पूर्णिया। अब हम लोग देखते हैं मैथिली कहाँ नहीं होता है। अब देखते सीधे सीधे आया मेरठ खड़ी बोली का क्षेत्र है। तो खड़ी बोली में हम लोग जानते हैं 5 बोलियाँ हैं। ठीक, बघेली बोली का क्षेत्र क्या है? बघेली बोली का क्षेत्र क्या है? तो ये देखिए बघेली बोली जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है पूर्वी हिंदी से संबंधित। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी में 3 हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक ABC है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये तो बघेली में देखते हैं कहाँ है। तो ए, तो इसका है रायपुर, इंदौर, भोपाल। तो ये रीवा में बोली जाती है। भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर, तो तीसरा क्या है? तीसरा सांकेतिक भाषा है, आधुनिक भाषा, जन भाषा। और पहला रूप है लिख कर, दूसरा रूप है बोलकर, तीसरा क्या है? संकेत के माध्यम से होती है। ठीक, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। तो बुंदेली अभी हम लोग देखे पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। पश्चिमी हिंदी से संबंधित क्या है? पश्चिमी हिंदी से संबंधित हम लोग देखे थे बुंदेली है। आगे बढ़ते हैं। बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है और कन्नौजी है। फिर आगे देखते हैं, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? रायपुर नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रतलाम, देवास, उज्जैन और रायपुर जो है ये मालवी की नहीं, क्योंकि राजस्थानी में चार बोलियां हैं। कौन कौन है? एक है पश्चिमी राजस्थानी जिसे कहते हैं मारवाड़ी, एक है पूर्वी राजस्थानी जिसे कहते हैं जयपुरी, एक है मेवाती, एक है मालवी। तो मालवी का क्षेत्र रायपुर नहीं है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक, पश्चिमी पहाड़ी किस बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी पहाड़ी जो होती है ये जो है आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस वंश से हुआ है? तो खड़ी बोली का सौरसेनी, मागधी, पैसाची, ये तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो है खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है।
तो हम लोग अब लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डिटेल जाते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश जो है से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, जिसमें जो है कितने हैं, जैसे कौरवी यानी खड़ी बोली से कहते हैं, हरियाणवी बांगरू, दक्कनी ब्रजभाषा और बुंदेली और कन्नौजी, इनका विकास जो है पश्चिमी हिंदी से हुआ। और राजस्थानी, एक है राजस्थानी सौरसेनी से, तो मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढारी और मेवाती। एक है खस पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी से 2 हुआ था, तो खस अपभ्रंश और उपभाषा इसकी पहाड़ी हिंदी, तो कुमायूनी गढ़वाली। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है उपभाषा है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से 3 विकसित हुई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एक है मागधी, मागधी से जो है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी से जो भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पैसाची, पैसाची से पंजाबी और लहंदा। तो ये विकास था, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी इस मिट्टी की बोली है और अरबी और फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह कथन किसका है? देखिए, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है, अरबी और फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। देख रहे हैं हम लोग, ये कथन है फैलन का कथन है, फैलन का कथन है। इसमें निकट है। और ग्रियर्सन ने कहा था कि हिंदी एक भाषा है, 2 भिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, यह भारत की सर्वत्र समझी जाती है। और अब आगे देखते हैं। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक से है? देखिए, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है, इन्होंने यहाँ रख दिया है। तो ये जो है ब्रेख्त जो है चीड़ों का चांद, निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है, इससे संबंधित है। और अब देखिए, ये जो है सुधिया उस चंदन के बन की, ये क्या है? ये संस्मरण है। विश्वकांत शास्त्री जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे, इन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी इसमें लिखी हैं, जिसमें अगड़ानंद से संबंधित कुछ संस्मरण है, अज्ञे जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण इसमें दिए हैं उन्होंने। पढ़िएगा आप लोग, बहुत अच्छा है। याद हो कि न याद हो, इन्हीं का संस्मरण एक है। अपनी खबर जो है एक याद हो कि न याद हो जो है एक काशीनाथ सिंह का है। और अपनी खबर जो है बेचैन शर्मा उगरी की रचना है। ठीक, निम्नलिखित में से रेखाचित्र का तत्व नहीं है। क्या नहीं है रेखाचित्र का तत्व? वर्ण विषय और चरित्रोद्घाटन, अभिनेता और उद्देश्य। तो सभी लोग जानते हैं कि अभिनेता जो होती है ये नाटक का तत्व होता है, तो ये रेखाचित्र का तत्व नहीं है। वर्ण विषय है, चरित्रोद्घाटन है और उद्देश्य, ये सब तत्व जो होते हैं ये रेखाचित्र के तत्व हैं। तो अंग्रेजी में रेखाचित्र को जो है स्केच भी कहते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में मेरा परिवार लगा है रेखाचित्र, जिसमें जो है गोरा जो है गाय है और दुर्मुख खरगोश है और ऐसे से कुछ है। आगे बढ़ते हैं। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन देखिए, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है भी। 10 तस्वीरें, 10 तस्वीर जो है 1963 में ये 10 तस्वीरें आई थी। और ये क्या है? ये किस विधा की रचना? ये रेखाचित्र विधा की रचना है। और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर की ये रचना है। आगे देखें, रधिया महादेवी वर्मा की किस संस्मरण की पात्र है? रधिया जो है महादेवी वर्मा की जो है ये बदलू जो था संस्मरण है, बदलू संस्मरण है, इसकी पात्र है रधिया। ये बदलू और रधिया सरल दाम्पत्य प्रकट किया गया है दिए गए संस्मरण, जैसे मतलब कि ये अतीत के चलचित्र में संकलित हैं। घीसा निश्चल गुरुभक्त, साबिया में साबिया के पति परायण और रामा में रामा वात्सल्य जो है सेवा मनोहर वर्णन इसमें किया गया है। अब आगे देखते बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र
जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हरिश्चंद्र के जीवन चरित किसने लिखा है? तो इन्होंने लिखा है जो है ये राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास ने जो है 1904 में इन्होंने ये जीवन चरित लिखा था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लिखा था 1918 में, प्राचीन पंडित और कवि, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये 35 हम लोग कर लिए हैं और 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इधर हम लोग कर लिए थे। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ज्ञानचंद्र जैन कथा शेष शीर्षक जीवनी जो है ये जीवनी जो है ज्ञानचंद्र जैन कथा शेष जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। अमृतलाल नागर से संबंधित है। अमृतलाल नागर से संबंधित है। और ये ज्ञानचंद्र जैन उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं और इन्होंने जो है जिक्र ओ फिक्र उर्दू भाषा नामक समालोचना के लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे पढ़ते हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं कौन हैं? प्रगतिवादी रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय और श्याम सुंदर दास। तो इसमें जो है रामविलास शर्मा ये जो है क्या हैं? ये प्रगतिवादी समीक्षक हैं और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। भाषा, साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग। और ये कुछ महत्वपूर्ण जो है इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। और आगे देखते हैं हम लोग। आचार्य शुक्ल ने तो भारत की रूढ़िवाद को स्वीकार किया है, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। आचार्य शुक्ल ने न तो भारत की रूढ़िवाद को स्वीकार किया न कि पश्चिमी व्यक्तिवाद को। ये कथन किसका है? ये कथन है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा ने का कथन है, जैसे इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ रामविलास शर्मा की प्रेमचंद 1941 में, भारतेंदु युग 1943 में, निराला 46, साहित्य और संस्कृति, भारत की भाषा और समस्या, प्रगति और परंपरा 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना 1955। ये महत्वपूर्ण इनके कुछ जो है संकलन हैं। और प्रयोगवाद में इनको सम्मिलित किया गया था। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। विचार और वितर्क निबंध संग्रह जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जबकि अन्य जो है इनके निबंध संग्रह कौन कौन से ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अशोक के फूल, कुटज, साहित्य सहचर, कल्पलता और आलोक पर्व। आलोक पर्व कई बार पूछा जा चुका है, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और मतलब किसी लेखक को उसके निबंध पर जो पुरस्कार मिला है ये सिर्फ आलोक पर्व पर मिला है और किसी को नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप में लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? तो स्थूल रूप में जो है लोभ के उग्र लक्षण के रूप में किसकी चर्चा की? असंतोष को इन्होंने का महत्व दिया है, असंतोष को। तो इसमें देखिए जो ये निबंध जो लोभ और प्रीति, इसमें 5 निबंध हम लोगों को पढ़ने हैं झारखंड में। तो जिसमें एक पढ़ना है लोभ और प्रीति। ये चिंतामण भाग 1 में इन्होंने संकलित किया है। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ये आती हैं यथार्थवादी। पहले आदर्शवादी आती हैं कहानियाँ, फिर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और ऐसे आती हैं, फिर उसके बाद यथार्थवादी इनकी कहानियाँ आती हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन जो पूर्ण रूप से यथार्थवादी कहानी है।
और आदर्शवादी कहानियाँ कहीं न कहीं जो है इनके ऊपर गांधी जी का प्रभाव था, इसलिए लिखते थे। और आगे देखते हैं, यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? कितना बढ़िया सवाल। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित जो है, जो उसकी जो है प्रधानता रहती है। जैसे प्रेमचंद, विश्वम्भर नाथ शर्मा, कौशिक, ये सब जो है यथार्थवादी वस्तु केंद्रित लिखते हैं। ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार कौन है? ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है सवाल। रणेंद्र का है उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता। और इसी में जो संजीव हैं, ये भी जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। और जैसे किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार पांव तले की दूब, ये सब जो है संजीव के उपन्यास हैं। और चित्रा मुदगल हैं एक ज़मीन अपनी, आवा और गिलीगुड, ये इनके महत्वपूर्ण जो है उपन्यास हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक एग्जाम की ये प्रश्न है। फांस उपन्यास का जो है मूल कथ्य जो है किसान आत्महत्या है। ये किसान आत्महत्या इसका विषय है। और संजीव की जैसे किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, धार, सावधान नीचे आग है, जंगल जहाँ शुरू होता है, ये महत्वपूर्ण जो है इनके संजीव के उपन्यास हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में रैक व आख्यान कहा जाता है? तो रैक व आख्यान किसे कहा जाता है? रैक व आख्यान, तो इसको कहेंगे अनाम दास का पोथा जो है, इसे रैक व आख्यान कहते हैं। इसमें जो मतलब औपनिषदिक युग के परिवेश और जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक कहा जाता है ना कि ये सांस्कृतिक धारा के जो है उपन्यासकार हैं। इनके जो है चार उपन्यास हैं। तो इसमें जो है याद कर सकते हैं बचपन से याद करते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, और चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। तो चारुचंद्रलेख का प्रकाशन 1963 में, पुनर्नवा 73 और बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में जो है प्रकाशित हुए थे। देख लिए हम लोग। अब आगे जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, इसका प्रकाशन कहाँ किस पत्रिका में हुआ था, ये भी जान लेते हैं। विशाल भारत में ये छपा था। और इसमें जो पात्र हैं, बाणभट्ट हैं, भट्टनी हैं, निपुणिका इसकी विषय वस्तु हैं। और हर्षकालीन जो समाज था उसकी राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का इसमें बहुत ही बृहद चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो कितने दृश्य देखना है? तो ये दृश्य हैं, इनमें प्रथम अंक में जो है 7 दृश्य हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक में कुल 7 दृश्य हैं। और जयशंकर प्रसाद का ये महत्वपूर्ण नाटक है। और इसमें जैसे स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पाणिदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया, ये महत्वपूर्ण जो है इस नाटक के पात्र हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर की चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया था? तो ये जो है सत्य हरिश्चंद्र जो था 1875 में आया था। ये चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया था। इनके उपन्यास जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसानाबोध, प्रहसन, विशेष विस्फोटनम, भाड़ और चंद्रावली जो है नाटिका है आदि मौलिक नाटक हैं। जबकि चंद्रावली नाटिका यमुना नदी, और ये एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि चंद्रावली नाटिका जो है इसमें यमुना नदी का वर्णन है, सत्य हरिश्चंद्र में गंगा नदी का वर्णन है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम है, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ठीक, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम और विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का स्वरूप का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये बताना है। इसका
ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण धातुसेन द्वारा क्या है? राज परिवार का षड्यंत्र। ये है राज परिवार का षड्यंत्र। अब आगे बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा को निम्न में से क्या माना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ये नाट्यरासक है। नाट्यरासक किसे माना जाता है? इसको जो है नाट्यरासक माना जाता है। और अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? कौन सा नाटक आधारित है? ये जो है सूरदास। सूरदास जो है ये वीरेंद्र नारायण के जो है सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास सूरदास पर आधारित है। रंगभूमि का पात्र जो सूरदास था उस पर आधारित है। और युगे युगे क्रांति, ये तो युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर का है। और ठीक, बंदिनी इन्हीं का है। टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के पार, श्वेत कमल, ये सब जो है ये सब उन्हीं का नाटक है, विष्णु प्रभाकर का। आगे बढ़ते हैं। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। खड़ी बोली में रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी इन्होंने अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं। न कोई छोटा है न बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। ये धूमिल की कही हुई पंक्तियां हैं जो मोचीराम शीर्षक से उनकी कविता है उससे संबंधित है। नई कविता के संबंध में जो है क्या सही नहीं है? नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति ग्रहणशील है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। ये बताना हमको, तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। इसका आंसर डी हो गया, तो ये सही नहीं है। यह विराट आधुनिक और समसामयिक संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित, विराट मानव नहीं तो ये लघु मानव को प्रतिष्ठित करती है, तो ये इसका आंसर सही होगा। और आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये बताना है कि ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं जो है भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद तू हमसे बड़ा तू दिख। तो ये कहते हैं कि इनको जो है भवानी प्रसाद मिश्र को एक है कि सहजता का कवि कहा जाता था। और जैसे गीत फरोश, चकित है दो, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या इत्यादि ये रचनाएं जो हैं ये हैं किसकी हैं? ये भवानी प्रसाद मिश्र। किस सप्तक में एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं थी? ये जो आया था तार सप्तक अमुने अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और प्रभाकर माचबे। तो इसमें जो है एक भी कवयित्री सम्मिलित नहीं थी। और ये आया था 1943 में, जिसमें जो है इसी में जो है अज्ञे ने इसकी भूमिका में इनको राहों का अन्वेषी कहा था। फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मृतक में डाल मिटल में भी डाल देती जान। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये किसकी हैं? तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं ये नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। और आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि राम की शक्ति पूजा पढ़ना है और उसके बाद सरोज स्मृति पढ़ना है। और क्योंकि उसमें राग विराग संकलन में लगा हुआ है, तो उसमें राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति दो कविताएं पढ़ना है। तो राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन है? कह महाशक्ति राम के बदन में
हुई लीन। तो इसका हो गया सी, इसका ये सी वाला सही हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस का प्रभाव है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये फ्रांसीसी शैली का जो है इस पर ये प्रभाव है। ये माध्यमिक प्रवक्ता में पूछा गया था और उत्तर प्रदेश में। और किस शैली का? फ्रांसीसी शैली का जो है इस पर प्रभाव है। कविता जब कोई वस्तु की तरह प्रयोग की जाती है तो वह किसी दूसरी वस्तु की व्यंजन या संकेत करे, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतीक कहते हैं। और सूफी काव्य फारसी शैली में लिखा गया तथा सूफी बेसरा संप्रदाय से के थे, ये बताना था। सबको मुक्ति प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण और बाधा रहित विकास, मुक्ति आशंकाओं से जीवन। यह कहाँ से लिया गया है? तो बता रहे हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्ति समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये कुरुक्षेत्र जो रामधारी सिंह दिनकर का है, ये प्रबंध काव्य है। ये इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। इसमें 7 खंड हैं, कह सकते हैं इसके साथ। तो निम्न में से कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल और चोखे चौबते और रस कलश। तो रस कलश इसमें जो था, ये रस कलश ब्रजभाषा में रचित रीति ग्रंथ है और रस कलश का प्रकाशन 1931 है और विद्या सिंह उपाध्याय इसके रचनाकार हैं। और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी और अधखिला फूल 1907। ये दोनों इनके क्या हैं? ये इनके जो है उपन्यास हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। और चुभते चौपदे बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। और हरियों जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी? ये प्रिय प्रवास 14 में आया था, पारिजात 1937, वैदी वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्य प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श। और प्रिय प्रवास 1914 में जो आया था, इसे जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। और प्रिय प्रवास 1914 में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसे कहा जाता है। हरियों ने ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठेठ हिंदी के ठाठ को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? बिहारी बिहार, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। बिहारी बिहार तो ये हैं अंबिका दत्त व्यास, इसके रचनाकार हैं। और पावस पचासा, सुगब सत्सई, होरी आज रचनाएं हैं। और काशीनाथ सिंह, देखिए काशीनाथ सिंह एक हैं। काशीनाथ सिंह का जो है अपना मोर्चा इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। काशी, रेहन पर रघु आदि है। रेहन पर रघु पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी रचना का आधार जो है ये बिहारी सत्सई है। और राधा चरण गोस्वामी की रचना का नवभक्तमाल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं है? पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणुगीत। तो अब ये उनकी बताना है। पायस पयोनिधि जो है भारतेंदु की रचना नहीं है। ये जो है पायस गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। कौन है? पायस पयोनिधि भारतेंदु की नहीं है, गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर करिए और फीडबैक दीजिए कि हमारे द्वारा की गई व्याख्या आप लोगों को कैसी लग रही है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? अलंकार ग्रंथ नहीं है पूछ रहा है। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह का, शिवराज भूषण का और ललित राम मतरियाम का अंग दर्पण रसलीन। तो इसमें कौन सा नहीं है? अलंकार ग्रंथ नहीं है तो हमको बताना है। तो रसलीन अंग दर्पण, ये जो है अंग दर्पण रसलीन का, ये अलंकार ग्रंथ नहीं है बल्कि नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। 1737 में इसका प्रकाशन हुआ था। और दूसरा इनका है रस प्रबोध।
अब ये थोड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं। रसलीन जो कौन थे, रसलीन का पूरा नाम गुलाम नबी था और ये मीर तफ़ैल अहमद के शिष्य थे, वो कई बार पूछा जा चुका है। और अंग दर्पण में रसलीन के अंगों की उपमा, उत्प्रेक्षाओं, चमत्कार का वर्णन किया है। और रस प्रबोध में ये कई 2 बार पूछा जा चुका है कि कितने दोहे हैं। रस प्रबोध में 1155 दोहों का वर्णन है। अब भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है जो अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 212 दोहे। ये भी पूछा जा चुका है कि भाषा भूषण में कितने दोहे हैं, 212। ललित राम मतिराम का है, ये भी अलंकार ग्रंथ है, मतिराम की रचना। और भूषण ने शिवराज भूषण, ये भी अलंकार ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? रीतिकाल का आरंभ रामचंद्र शुक्ल जो है ALT में पूछा गया, चिंतामण त्रिपाठी से उन्होंने माना। तो इन्होंने कहा कि एक अखंडित परंपरा जो चिंतामण त्रिपाठी से मानी जाती है, लेकिन नगेंद्र जी ने जो है केशवदास को ही महत्व दिया। और ये चिंतामणि रसवादी आचार्य थे। और चिंतामण 4 भाई थे, ये भी थोड़ा सा जानने लायक है, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। और चिंतामण यहाँ जानना है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई थी? जड़िया की रास पंचाध्यायी जो रचना आई थी नंददास की, उस पर जो है मुग्ध होकर नंददास को जड़िया की उपाधि दी गई थी। और ये कृष्णदास के ब्रजभाषा में कृष्ण भक्त कवि थे। और अष्टछाप में पुष्टि मार्ग में 8 कवियों में ऐसे एक थे। और गोस्वामी विट्ठलनाथ के ये शिष्य थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 67 अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध किसमें है? पिता पुत्र का संबंध जो है कुंभन दास और चतुर्भुज दास जो थे, इसमें उनका संबंध पिता पुत्र से था। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो अष्टछाप की स्थापना जो है किसने की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना पहले देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना सबसे पहले जो वल्लभाचार्य ने की थी, और बाद में अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 में की थी। तो विट्ठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर जो था मथुरा में उठे 8 पहर भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने 8 लोगों को किया था कि 3-3 घंटे लोग जो है पूजा आराधना सेवा भक्ति करें। और 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो इसको याद कर लीजिए। और उसके विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 4 लोग थे जो है ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि एक बार सूरदास जी मथुरा में गौ घाट पर वहीं बैठे थे और उधर से वल्लभाचार्य जा रहे, तो सूर ने कुछ कहे कि कुछ सुनाई, तो उन्होंने कुछ सुनाया। तो सूर हो के काहे घिघियात हो, कुछ भगवत भजन करो। तो उन्होंने सूर को ही अपने सानिध्य में रह कर दी। और आगे बढ़ते हैं फिर। भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो ये हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने क्या किया है, इन्होंने संस्कृत न होते संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का इन्होंने निर्वहन किया है। जैसे इनकी कुछ रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरबर रामायण और तुलसीदास कृतियाँ हैं। और सूरदास की सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली ये हैं। और जायसी ने जो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जैसी रचनाएं लिखी। और नंददास ने जो है अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, ये सब जो है लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 69 आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा। और हम लोग अब थोड़ा स्पीड से हम लोग करेंगे।
नहीं तो कर लेते हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये पंक्तियाँ किस मतलब कहाँ से ली गई हैं? ये पंक्तियाँ ली गई हैं कवितावली से। ये पंक्तियाँ ली गई हैं बीजक, गोरखबानी, नाथवानी, तो ये ली गई हैं कवितावली से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, तो इस उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? नरहरि बारहट, ईश्वरदास, अग्रदास और नाभादास। ये किसका कथन है? ये है ये नाभादास का ये कथन है। वाल्मीकि तुलसी भयो जो है नाभादास का कथन है। नाभादास जो अग्रदास के शिष्य थे, इन्होंने भक्तमाल और अष्टयाम जैसी रचनाएं लिखी। आगे भक्तिकाल सूफी काव्यधारा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, बताना है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने प्रेम, हिंदू प्रेमिकाओं और प्रेम कथा को कथात्मक चित्रण किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की हैं, और इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे हैं। तो ये इसमें जो है कथन क्या है, ये जो है इसमें गलत हो गया, क्योंकि इसमें भारतीय भी हैं, सभी कवि जो है मुसलमान और विदेशी नहीं थे, भारतीय भी थे। और जैसी कि नागमती वियोग खंड में बारहमासा का प्रारंभ किस मास से होता है? चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, तो ये जो है बारहमासा जो है ये आषाढ़ महीने से होता है। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है जो है ये कबीरदास का कथन है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है? यह कथन है जो है पुखराज मारू, सोमप्रभु सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। ठीक, अब आगे देखते हैं 75 क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? ईसाई जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन, इन्होंने कहा कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से मुक्ति का विकास हुआ। गृहस्थन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहते हैं। अब गंग किस राजा के दरबार के कवि थे? गंग, तो ये बताना है। गंग जो है ये अकबर के दरबार के कवि थे। इनके बारे में बहुत ही चर्चित चीज़ें हैं कि इनका पूरा नाम गंगा प्रसाद था, और गंग जो है बीरबल के बाल सखा और रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। और कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था, जिसके कारण जो है नूरजहां ने इनको, तो उन्होंने कहा था कि कभहुन भणुआ रण चढ़े, कभहुन बाजी बम्ब, सकल सभा प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। इन्होंने लिखा ऐसे। तो अंतिम छंद इनका यही था। तो गंग पदावली और गंग पचीसी और गंग वाक्यावली, ये रत्नावली, ये इनकी रचनाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भिखारी दास ने गंग के बारे में एक बार लिखा था कि तुलसी गंग दो भय सुखबिन के सरदार। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्श का वर्णन कहाँ मिलता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये राउरबेल में मिलता है कलचुरी 7 नायकों का वर्णन। ये चंपू काव्य है, रोड़ा नामक की रचना है, और उक्त व्युत्पन्न दामोदर की है। कोलेमाला वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर की रचना है। आगे देखते हैं। आगे
78 राउरवेल के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राउरवेल के विषय में तो इसका रचयिता जो अरोड़ा नामक का भी ये सही है। यह मूलतः एक शिलांकित की थी, ये भी सही है। यह गद्य पद चंपू का भी, ये भी सही है। इसमें राहुल नामक नायिका के शौर्य का नहीं श्रृंगार का वर्णन है, ये गलत हो गया। तो इसमें दिया है श्रृंगार का वर्णन है, तो ये गलत हो गया। 10वीं शताब्दी के कवि अरोड़ा हुए थे। और वो 79 क्वेश्चन देखना है। और किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है? राधा और कृष्ण के प्रेम का 79 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो ये किस में मिलता है कि विद्यापति की जो पदावली है उसमें राधा कृष्ण का अनूठा वर्णन इसमें मिलता है, जो मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखी। और निराला ने इनके विषय में कमेंट किया था कि श्रृंगारिक पदों की मादकता नागिन के लहर से की थी। और ठीक है, शुक्ल जी का एक कथन विद्यापति के बारे में, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, बहुत ध्यान रखिएगा इसको। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? 80 नंबर क्वेश्चन है। ये जॉन गिलक्राइस्ट जो थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उससे संबंधित थे। जॉन गिलक्राइस्ट 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसमें 2 भाषा मुंशी थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र, और 4 उसके से जुड़े हुए थे, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल जुड़े हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल पे देते, इतिवृत्त और आलोचना का समन्वित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है वो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के बारे में यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल के बारे में है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में जो है हुआ, 1929 नागरिक प्रचारित सभा से प्रकाशित हुआ था। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा था, जिसी को बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से फिर प्रकाशित किया गया। तो पहले इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा था, फिर बाद में ये हिंदी साहित्य का 1929 में प्रकाशित हुआ। तो आगे फिर देखते हैं कि माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? तो ये कथन है कबीरदास का कथन है। तो कबीरदास के बारे में थोड़ा जानकारी लें। इनका जन्म 1398 में लहरतारा वाराणसी में, 1518 बस्ती मगहर में इनकी मृत्यु हुई। इनके गुरु का नाम रामानंद। कबीर मतलब कि पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर नहीं थे। और धर्मदास ने क्या किया था, बीजक में इनके ग्रंथ इनके संकलित किया। अब बीजक 3 भाग हैं, साखी शब्द रमेश साखी में कबीर की शिक्षाओं के और सिद्धांतों के निरूपण में अधिकतर साखी हैं। और सोरठा छंद का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। साखियों में दोहा और सोरठा, और शब्द में सब गेय पद हैं। और कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्त हुई है। और रामायणी में इसमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति जो है चौपाई छंद में रामायणी में मिलती है। आगे फिर बढ़ते हैं। दशरथ स्तुति लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम के मर्म कुछ और है। तीसरा, दशरथ के पुत्र वर्णन तीनों लोकों में होता है, दशरथ के पुत्र राम महिमा अपरंपार है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, ये कहना ये चाह रहे हैं। और बी इसका आंसर सही है। और दुल्हन गाँव मंगल चाल हम घर आए हो राजा राम भरतार, कबीर का यह पद किस राग में है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है झारखंड में भी पिछली बार का, किस में है? तो इसमें जो है राग गौड़ी जो है ये में ये पद है। अष्टछाप के संबंध में निम्न में से किस काव्यधारा से है? तो अष्टछाप जो है कृष्ण काव्यधारा से संबंधित था। तो इसमें जाने में 1565 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इस पीछे हम बता दिए हैं सब। श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का ये सम्राट इन्हें कहा जाता है। और
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनको तुलसीदास को जो है अनुप्रास का बादशाह कहा है, नंददास को जड़िया कवि कहा है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरे नैना बिरह की बेल भई पंक्तियाँ किसकी हैं? ये तो जो है वही सूरदास हैं, सूरदास हैं। आगे थे, मातु पिता जग जाय तजो विधून लिखियो कुछ भलाई। यह आत्मपरक का पंक्तियाँ किस भक्तिकालीन कवि की हैं? ये तो हैं तुलसीदास की। और देखें हैं निम्न इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी है? अवधी किस रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली और अवधी है। अवधी नहीं है, अवधी नहीं है बताना है, तो कवितावली की भाषा ब्रज है। तो 90 देखते हैं। कबहूँ जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके। ये जो है उपयुक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं? तो कबहूँ न जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। ये जो है रामचरितमानस तुलसीदास से है। जी हैं। और ये पंक्तियाँ जो है अयोध्या कांड जो उसमें झारखंड प्रवक्ता में लगा है उसी से संबंधित हैं। तो रामचरितमानस की रचना 1574 में हुई थी और बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण कांड और सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये इनके 7 कांड हैं, इसको ध्यान रखना है। और अब देखते हैं कि निराला की कृतियों के बारे में, निराला को पढ़ना है। निराला की काव्य कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? अनामिका में संकलित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना का कलात्मक प्रवणता की द्योतक हैं। सरोज उसमें हिंदी का श्रेष्ठ शोकगीत, सही बात है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, सही बात है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, तो इसमें जो है ये गलत है, यह कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? तो ये जो है बंगला की कृतवास रामायण, बंगला की कृतवास रामायण है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन 1936 है, कृतवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई थी। ये एक लंबी कविता है। और अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में ये जो है यह कविता निराला प्रथम संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित हुई है। और आगे बढ़ते हैं। फिर नौका विहार कविता में गंगा के लहरों के बीच चाँद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो ये जो है मुग्धा नायिका है, उसी का उल्लेख है। मुग्धा नायिका का इसमें जो है का उल्लेख है। और आगे बढ़ते हैं। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ा जो शिशुपाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। ये जो है ये कामायनी से पंक्तियाँ हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि मनु का ये सौंदर्य, मनु का सौंदर्य वर्णन इसमें किया गया है। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य है? तो श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक कामायनी में, श्रद्धा जो है ये कामायनी की प्रतीक है। और श्रद्धा कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, 1935 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें जैसे मनु, इड़ा और श्रद्धा ये हैं। श्रद्धा हृदय का प्रतीक, मनु जो है मन का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। और यहाँ साकेत जो है मैथिली स्वर्णगुप्त का 1931 में आया था। और प्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, जिसे आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास और पूर्ण उपन्यास है, क्योंकि मंगलसूत्र इनका एक अधूरा उपन्यास है। आगे अब देखते हैं। फिर ये श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास
रूपक है तो बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है, भूमिका से संबंधित है ये। ठीक। और रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति में आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? ये कुरुक्षेत्र को जो है आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। 1946 में इसका प्रकाशन हुआ। तो ये एक प्रबंध काव्य है। और अब 98 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिनकर की काव्य रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? रश्मिरथी कौन है? रश्मिरथी जो है कर्ण है इसमें, और रश्मिरथी कर्ण है। ये एक खंड काव्य है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह किसका है? तो ये जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। ठीक। और चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशित हुआ था। तो चिंतामणि भाग 1 1939 में इसको का प्रकाशन हुआ था, ये तो सब जानते हैं। 4 भाग में था। तो चौथा भाग जो प्रकाशित हुआ ओम प्रकाश सिंह कुसुम चतुर्वेदी ने जो है प्रकाशित किया था। बेटों वाली विधवा, विधवा कहानी में अयोध्या नाथ के 4 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम क्या था? बेटों वाली ये कहानी है। तो एक इसमें जो है बेटों वाली विधवा 4 पुत्र में बड़े पुत्र का नाम था कामतानाथ। कामतानाथ इनके बड़े पुत्र का नाम था, बड़े पुत्र का नाम कामतानाथ था। और इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? कस्बे का आदमी, ज्योति, आधी। आधी तो जयशंकर प्रसाद की है। सखी, तो इसमें जो है ज्योति कहानी जो है, ज्योति कहानी प्रेमचंद की है। ज्योति कहानी प्रेमचंद की है। कस्बे का आदमी जो है मोहन राकेश की कहानी है। आधी जयशंकर प्रसाद। सखी जो है निराला की कहानी है, ध्यान रखना है। ज्योति जो है कहानी है मुंशी प्रेमचंद। मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? राजपूत टोली का मुखिया था कौन था? ठाकुर रामकृपाल सिंह। रामकृपाल सिंह जो है राजपूत टोली का मुखिया था। और यह उपन्यास जो है 1954 में आया था। ये आंचलिक उपन्यास है और इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास नहीं है, कौन नहीं है? गोदान, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र। त्यागपत्र जो है ये जो है जैनेन्द्र का उपन्यास है, ध्यान रखना है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, गवन, कायाकल्प इत्यादि ये सब जो है प्रेमचंद के ऊपर। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका की माँ कौन है? मल्लिका की माँ का नाम क्या है? ये अंबिका उसकी माँ का नाम है। प्रियंगु मंजरी कौन है? प्रियंगु मंजरी है गुप्त जो शासक थे वहाँ के, कश्मीर शासक, उनकी जो है पुत्री का नाम प्रियंगु मंजरी है। रंगड़ी शंगड़ी उसकी जो है सहायिकाएँ हैं या उसकी जो है साथ में आई हैं। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक हैं। कुल 6 अंक हैं। ठीक। मगध के सम्राट कुमार गुप्त की मृत्यु कौन से अंक में होती है? कौन से अंक में होती है? तो ये जो है प्रथम अंक में ही नाटक है। एक सवाल, कुरुक्षेत्र की प्रथम सर्ग की मूल कथा क्या है? कुरुक्षेत्र की मूल कथा क्या है? धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का वध, युधिष्ठिर का पश्चाताप। 108 का ये युधिष्ठिर का पश्चाताप जो है कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग की मूल कथा ये है। ठीक। और 109 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मनोमन का प्रतीक है, श्रद्धा बुद्धि का, और कुमार मानव का, आकुली किरात आसुरी शक्तियों का। तो श्रद्धा जो है मन का, बुद्धि का नहीं, क्रीड़ा बुद्धि की प्रतीक है, और श्रद्धा जो है हृदय की प्रतीक हैं। ठीक। आकुली किरात आसुरी शक्तियाँ हैं। और इसमें शाश्वत प्रदेश जो है औद्योगिक नगर है। और इसमें जो है कामायनी के मुख्य पात्र हैं जो है, और मनोमन के प्रतीक हैं। और कामायनी की कथा जो है ये शैव दर्शन से प्रभावित है। कश्मीरी जो शैव दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम दिवस बानर वाहिनी कैसे लौट रही थी? प्रथम दिवस बानर वाहिनी कैसे लौट रही थी? खिन्न मन से, अट्टहास करते हुए, उछलते कूदते और चित्कार करते हुए। तो ये जो है ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। तो ये जो है ये खिन्न मन से जो है लौट रही थी। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजस पेटारी ताहि करी गई गिरा मती फेरी।
पंक्ति में गिरा, गिरा का अर्थ क्या है? ये सरस्वती, गिरा का अर्थ जो है सरस्वती है। यह पंक्तियाँ रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिखी। पासा पकड़या प्रेम का, सारी किया शरीर, पंक्ति में कौन है? ये तो जो है कबीर दास की है, जो है श्याम सुंदर दास, क्योंकि 100 साखियाँ पढ़ना, 100 पद पढ़ने हैं, तो उसमें जो है जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। 113 भ्रमर गीत के संबंध में निम्नलिखित में से एक असत्य है। क्या असत्य है? निर्गुण की तुलना में सगुण की महत्ता का प्रतिपादन, प्रेम तत्व की व्यापकता, व्यंजना शैली का प्रभाव, अवधि बोली का सहज प्रयोग। ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ब्रज भाषा में है, अवधि भाषा में नहीं है। 114 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों में कौन सा नाटक भारतेंद्र जी द्वारा लिखित नहीं है? भारतेंद्र का नाटक कौन नहीं है? नील देवी, अधेर नगरी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा। तो नील देवी, ये भारत सौभाग्य बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखम का है नाटक है, ठीक। और भारत दुर्दशा का प्रकाशन 1880 में हुआ, अधेर नगरी 1881, नील देवी 1881 में ही इसका प्रकाशन हुआ, और ये नाट्य विधा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम बताना है। तो अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री और स्कंदगुप्त। तो इसका तो पहले हो गया राजश्री। राजश्री का प्रकाशन कब है? 1915, राजश्री 1915। तो इसका डी देखिए, डी वाला, डी सही है, तो ये हो गया। तो फिर पहला अजातशत्रु का प्रकाशन क्या है? 1922। और उसके बाद जो है फिर क्या है? फिर चौथा स्कंदगुप्त का 28, और उसके बाद ध्रुवस्वामिनी जो है 1933। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो है कि प्रसाद के नाटक। सज्जन का 1910 में, और कल्याणी परिणय 12 में, प्रायश्चित 13 में, विशाख 1921 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 26 में, कामना 27, एक घूंट 30 और चंद्रगुप्त 1931। तो इसका डी वाला हो गया सही। इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिएगा। भारत दुर्दशा भारतेंद्र को किस भावना का आदर्श रूप है? इसमें मन की उदासीनता और पारिवारिक चिंता, देश हितैषिणा। तो इसमें जो है देश हितैषिणा की बातें की गई हैं, ठीक। 117 चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारीपात चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? ये कई बार पूछा जा चुका है। नहीं रखती हैं। ये जो है, ये सुवासिनी प्रेम भाव नहीं रखती। कार्नेलिया, कल्याणी और ये सब जो है रखती हैं। इसका प्रकाशन 1933 है, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931, क्योंकि 33 में ध्रुवस्वामिनी आया था। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? ये तो है मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन इन्होंने लिखा है। इनके कुछ नाटक हैं, देख लेते हैं। और जैसे लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, इनके नाटक हैं। और आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो ये शकुंतला की अंगूठी, ये कालिदास से संबंधित नहीं है। शकुंतला की अंगूठी जो है नहीं है। और कंधे पर बैठा सांप, ये मीराकांत का है नाटक। और आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश। और 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, ये है। अब आगे बढ़ते हैं। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी है। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये लेखक की स्वयं की टिप्पणी है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो देखिए, आपका बंटी, मनु भंडारी, त्यागपत्र, जैनेन्द्र और सूरज का सद्धर्मी भारती। तो ये हो गया गोदान, 1936 में इसका प्रकाशित है। निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? गढ़ कुठार, जुलूस, प्रति परिपथ। ये गढ़ कुठार इनका नहीं है। और वृंदावन लाल वर्मा का ये उपन्यास है। और इनका उपन्यास जैसे
दीर्घतपा कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, प्रतिपर कथा, जुलूस, मैला आंचल, ये सब जो है इनके उपन्यास है। मैला आंचल आपको पढ़ना है, जो आपके झारखंड में लगा भी हुआ है। मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित शब्द के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने ज़माने अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है। क्यों ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि इसमें जो है परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। घीसू किस कहानी का पात्र? घीसू और माधव, ये कफन जो प्रेमचंद की कहानी है, इसके पात्र हैं। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की मधुलिका, और रसप्रिया जो मृदंगिया, उसमें जो है रेणु की रचना है। और गदल जो है ये बताना। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं लिखा हुआ है? तो प्रेमचंद ने क्या नहीं लिखा है? आकाशदीप। तो आकाशदीप कहानी संग्रह नहीं लिखे हैं क्योंकि ये जो है उनका है, जयशंकर प्रसाद का है। तो जयशंकर प्रसाद के 5 छाया है प्रतिध्वनियों की, आकाश आधी का इंद्रजाल है। तो छाया इनका पहला है, और प्रतिध्वनि जो है इनका दूसरा है, आकाशदीप इनका तीसरा है, आधी जो है तीसरा है, इंद्रजाल इनका अंतिम है। तो अंतिम इनका कौन सा कहानी संग्रह? इंद्रजाल। तो बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ये जो है ये प्रेमचंद द्वारा लिखे गए। अब आगे बताएं। श्रद्धा और भक्ति के निबंध के अनुसार सत्य कथन बताना है। तो ये है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, ये सही बात है। प्रेम का कारण बहुत कुछ निर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, ये भी सही है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुसार चलते श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये इसमें असत्य कथन बताना है। तो इसमें सी कथन जो है गलत है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर नहीं, अपने अनुभव दूसरे के अनुभव पर भी निर्भर रहती है। प्रेम जो है अपने एकमात्र अनुभव पर, अपनी सामाजिक विशेषता का दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। तो ये कथन गलत है। श्रद्धा के विषय में कौन सा कथन जो है, श्रद्धा के विषय में शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति, ये कथन इसका सही है। 128 यह शाम पराजय की है, और भय की, संशय की, और भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे, जिसमें बूढ़ा बूढ़ा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? यह पंक्तियाँ सी, ये है अंधा युग से संबंधित हैं। तो वो अंधा युग 1955 में आया था, धनवी भारती का ये गीत नाट्य है, और इसका कथानक जो है महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध के बाद की समस्या का मानवीय और किया गया। इसमें कुल 5 अंक हैं। कौन कौन? कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, और जैसे ठंडा लोहा इन्हीं का है, कनप्रिया, और 7 गीत वर्ष और देशांतर ये हैं। कनप्रिया की जो है राधा और कृष्ण है पात्र, ये प्रोक्तम पूछा जा चुका है। अब 129 नंबर पे आते हैं। सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम किससे मिलते हैं? कमलेश्वर से। तो ये देखिए कमलेश्वर का ये उपन्यास है, ये भी प्रोक्ता 2016 में पूछा जा चुका है। तो कमलेश्वर के कुछ उपन्यास हैं, उसको देख लीजिए। एक सड़क 57 गलियाँ, और तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और, चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, और अंतिम सफ़र। ये जो है महत्वपूर्ण जो है इनके कमलेश्वर के उपन्यास हैं। आप देखें तमस में कौन सा पात्र करनी में समान होने पर भी विडंबना में व्यक्त करता है? ये कश्मीरी लाल। ये जिंदगी नामा जो है किसकी रचना है? ये कृष्णा सोबती की रचना जो है जिंदगी नामा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवाद की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 132 नंबर क्वेश्चन देखें। गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया।
बहुत ही महत्वपूर्ण और गांधी जीवन का के चरित्र पर आधारित है गिरिराज किशोर का उपन्यास। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा परिवार के आधार पर झारखंड की भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसका जो है सी मतलब 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। मुंडा परिवार, द्रविड़ परिवार, इंडो आर्यन परिवार। अब आगे बढ़ते हैं। 134 झारखंड को वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं की द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसमें जो है ये 16 जो भाषाएं हैं, 16 भाषाएं हैं, उनको जो है द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और संथाली भाषा में का भारतेंदु किसे कहा जाता है? शाह समीर। शाह समीर जो हैं इन्हें संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड संवाद का प्रकाशन कब हुआ था? होड संवाद का प्रकाशन हुआ था जो है 1947 में। होड संवाद पत्रिका के संपादक कौन थे? संपादक का नाम था जो है शाह समीर। आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर। संथाली भाषा की एक लिपि ओलचिकी है। ओलचिकी है, जिसकी खोजकर्ता कौन है? ओलचिकी ये हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जो हैं इसके खोजकर्ता हैं। संथाली भाषा में लिखित प्रथम रखना हाड मवाक मातो जो रोमन लिपि में है हडमा का गांव नाम से प्रकाशित हुए थे। ये है एक आर कार्टेयर्स। 140 नंबर। संथाली भाषा का प्रसिद्ध उपन्यास मोहिला चेचेते दाई अध्यापिका महिला रचनाकार हैं। और तो ये कौन हैं? ये हैं ननकू सोरेन। देवनागरी लिपि में लिखित संथाली भाषा का प्रथम काव्य कुकमू के रचनाकार कौन हैं? 43 का जो है सी बाल किशोर साहू जो हैं। और कबीर ग्रंथावली की प्रभु भक्ति सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है किस पद में उद्धृत है? हरिजन सही न जाति। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान का नाम क्या है? तो दुबाल कांड के बाद अयोध्या कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, तृतीय है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड और पाँचवा है सुंदर कांड, छठवां लंका कांड, सातवां है उत्तरकांड। अब 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में भारत की अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आई? दुर्योधन। क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती है। यह कथन किसका है? चक्रपालित, देवकी, रम और विजया। तो ये जो है देवकी का कथन है। क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। गोदान उपन्यास में सोना का विवाह किसके साथ हुआ था? ये तो बहुत आसान सवाल है, मथुरा के साथ। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र कौन नहीं है? विलोम है, मातुल और रंगिनी। देवसेना ये तो जो है स्कंदगुप्त की पात्र हैं। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? 100 विलोम का एक कथन है। डिम पियाडी बेसी मत बोलो सिर में दर्द हो जाएगा। उक्त कथन मैला आंचल में किस पात्र का है? तो रामदास, सेवादास, बावन दास, सुमिरत दास। पियाड़ी। डिम पियाड़ी मत बेसी मत बोलो, डिम पियाड़ी, तो ये है रामदास का कथन। प्रेमचंद की अलगौजा कहानी में भोला महतो की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? पन्ना नाम था उसका। तो इस तरह से हम लोगों ने 150 प्रश्न कर लिए हैं। और यह टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा
कमेंट करिएगा कि अब अगर ये सीरीज़ जारी रहे तो हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे, और इसके साथ ही हमको अनुमति दीजिए आप लोग। नमस्कार।